रिजल्ट आए और इसके बाद से लगातार ये चर्चा थी कि बीजेपी ने कुछ सीटों को जहां पर खोया है उन सीटों पर आखिरकार क्या वजह रही, हार और जीत के फैसले को लेकर के लगातार पार्टी के भीतर चर्चाएं हो रही थी और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वहां से लगा करके राज्य कार्यकारिणी में भी बैठक में ये मुद्दा उठा। और उसके बाद जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भी रहा है और एक स्लोगन के तौर पर पार्टी लगातार उस पर काम करती रही है, सबका साथ सबका विकास। उस पर आखिरकार अब पार्टी ने मंथन शुरू किया और इसके बाद से ये चर्चाएं राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष को लेकर के लगातार तेज हो गई थी कि क्या प्रदेशाध्यक्ष बदला जाएगा, सत्ता संगठन में क्या बदलाव होगा, क्योंकि सामने उपचुनाव है। और उससे भी अगर हम देखें तो इसके साथ साथ जो पंचायती राज के इलेक्शन भी होने, जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर जी ने बताया, बाबूलाल धायल जिस तरह से करे थे, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन एक बात जो और महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि राजस्थान से लगते हुए हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, तो जो सबका साथ सबका विकास की बात पार्टी के भीतर बाहर हो रही थी, अब पार्टी के भीतर ये चर्चाएं हैं कि वो दिखना भी चाहिए कि आखिरकार क्या वाकई सबका साथ सबको साथ लेकर के पार्टी चल रही है या फिर वो वर्ग जो आखिर पार्टी से छिटक रहा है उसकी वजह क्या है। तो ऐसे में ये सवाल था कि क्या सीपी जोशी और साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से बने तो क्या एक में से कोई बदलाव होगा, प्रदेशाध्यक्ष को लेकर चर्चा थी। तो अब शायद वो वक्त है पार्टी के भीतर हो सकता है कि बदलाव हो, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब यह है कि आखिर कौन बनेगा नया प्रदेशाध्यक्ष। सीपी जोशी की जो राजनीति है करीब 30 साल से ज्यादा की रही है, छात्र संघ के चुनाव से लगा करके वे संगठन में भी लगातार सक्रिय रहे। हम अगर देखें तो जिलाध्यक्ष से लेकर के प्रदेशाध्यक्ष तक उनका जो सफर रहा है, साथ ही साथ तीसरी बार जीत करके चित्तौड़गढ़ से वे सांसद के तौर पर लोकसभा में पहुंचे हैं। इस लिहाज से हमेशा उन्होंने अपने आप को साबित किया है और जाहिर सी बात है कि उनका जो कार्यकाल रहा है वो राजस्थान बीजेपी के लिहाज से बेहतरीन रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट थे, जो नतीजे थे, उसके बाद ये पार्टी के भीतर सवाल था कि कौन होगा अगला प्रदेशाध्यक्ष। क्या अब अगला जो प्रदेशाध्यक्ष है, जैसे कि उनसे पहले सीपी जोशी से पहले सतीश पूनिया थे, सतीश पूनिया से पहले अशोक परनामी थे, अशोक परनामी से पहले मदन लाल सैनी थे जो शेखावटी से आते थे। तो क्या पार्टी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगी, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? इस लिहाज से कई नाम चर्चा में। क्या पार्टी SC ST OBC में से किसी को प्रदेशाध्यक्ष बना सकती है, इसे लेकर के भी कई नाम लगातार चर्चाओं में है। तो अब ये भी जाहिर सी बात है। पर है। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब शायद बेहतर तरीके से उनके सूत्र हमें दे सकते हैं। लवली, मुस्कुरा रहे हैं आप, कोई चेहरा सामने आ रहा है? सीपी जोशी के बाद आखिरकार कौन होगा? देखिए, मूल ओबीसी काडर जो है, जो वोट बैंक छिटका है राजस्थान में लोकसभा के खास तौर पर चुनाव में, उसमें हालांकि कांग्रेस को लेकर के आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी करती रही है, लेकिन मूल ओबीसी पर पूरा फोकस है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का। और ये कमोबेश ऐसी बात कही जा रही कि मूल ओबीसी से जुड़े कई चेहरों को जो है वो दिल्ली में उनकी लॉबिंग जो है वो युद्ध स्तर पर चल रही है। और जैसा कि जिक्र किया था हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल ने कि दामोदर अग्रवाल भी अपनी दावेदारी जो है वो उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक है वो भी जता रहे हैं। हालांकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष में दावेदारी चलती नहीं है, पार्टी यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन करती है जो जिसके लिए डिसीजन होता है उससे भी इस बात की जानकारी भनक तक नहीं होती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मूल ओबीसी से जुड़ा किसी वर्ग के कार्यकर्ता को जो है वो पार्टी लाएगी और पार्टी ऐसे कार्यकर्ता को लाएगी जो संगठन के काम का अनुभव के साथ साथ में सत्ता संगठन का तालमेल रख सके, कार्यकर्ताओं की बात को सुनने वाला वो प्रदेश अध्यक्ष हो, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाला वो प्रदेश अध्यक्ष हो। और जिस तरह से पार्टी ने लोकसभा में जो परफॉर्मेंस पार्टी की जो पीछे रही है, उस परफॉर्मेंस को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके पंचायत के चुनाव के से पहले और जो उपचुनाव के हैं और उसके बाद निकाय के चुनाव आने वाले हैं उससे पहले, उस पर फोकस जो है वो किया जाएगा। इसमें देखिए, लॉबिंग कई लोग कर रहे हैं, कई तरह की कोशिशें की जा रही है, लेकिन जातिगत समीकरण को साधना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये कह सकते हैं बड़ा चैलेंज भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने काफी होमवर्क किया। उसके बाद ही सीपी जोशी का अमित शाह से मुलाकात के बाद जब ये इस्तीफा हो रहा है तो ये माना जा सकता है कि सब कुछ तय रणनीति के तहत, पूरे प्लान के तहत इसे किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं और पहले से वहां पर पहले से ही तैयार है। तो जाहिर तौर पर सुधीर शर्मा वरिष्ठ हमारे साथ सहयोगी, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, आपको जानकारी भी देना चाह रहे हैं, उसको भी प्लस कीजिएगा। साथ ही चूंकि दावेदारों की भी एक लंबी लिस्ट होती है, उनकी भी भागदौड़ शुरू हो जाती है, प्रोजेक्शन पोजिशनिंग शुरू हो जाती है, तो कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो दावेदार हैं जिनकी दिल्ली दौड़ होना शुरू हो गई है?
देखिए, सबसे पहले समझना ये होगा कि 3-4 चीज़ें बड़ी होने वाली है। सबसे पहले सीपी जोशी का इस्तीफा होता है। इस्तीफे के बाद उनको कहाँ कंपनसेट किया जाएगा, उनको नई जगह कौन सी मिलेगी, क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या कोई और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में मिलकर काम करने की कोई नई जिम्मेदारी मिलती है, पहला। दूसरा, अभी सत्ता में 6 मंत्रियों की भागीदारी और तय होनी है, क्योंकि 200 में से 15% बना सकते हैं। ऐसे में 30 कुल मंत्री बनाए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री समेत। अभी 24 का काडर है, तो इस तरह से 6 की वो आवश्यकता है। तीसरी बात कि जो उपचुनाव होंगे 5 जगहों के, उनको पूरी तरह से प्रभावित करने वाला जो व्यक्तित्व का जो चेहरा लिए होगा, वो सबसे पहले उभर के सामने आएगा। जहां तक दामोदर अग्रवाल की जो बात की जा रही थी या किसी अन्य की बात की जा रही थी, लेकिन पूरा विश्लेषण करने के बाद अगर देखा जाए तो सामने निकल के आता कि मेन ओबीसी का जो काडर है वो सामने निकल के आएगा, उनमें से कि जो इन 5 सीटों को पूरी तरह से प्रभावित कर ले। क्योंकि बड़े चुनाव जो होने थे वो हो चुके, प्रदेश विधानसभा का चुनाव है वो हो चुका, लोकसभा के चुनाव हो चुके, अब प्रदेश के पंचायत राज और निकायों के चुनाव बाकी हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन से? महत्वपूर्ण चुनाव वो 5 सीटें जो कि अभी उपचुनाव के तौर पर लड़ी जाएंगी, वो 5 सीटें जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक वो चुनाव होंगे, दीपावली के आसपास वो चुनाव होंगे। उससे पहले जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा, माना यह जा रहा है मूल रूप से कि मूल जो ओबीसी का होगा उस ओबीसी वर्ग को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग का खेल है वो पूरा देखा जाएगा। राजनीति में कहा जाता है कि जातिगत व्यवस्था नहीं होती, सिद्धांत नहीं मानते, लेकिन फिर भी इसको ऑन रिकॉर्ड कोई कहेगा नहीं। लेकिन माना यह जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की जो जगह होती है वही यहाँ पर सामने आएगी, कि वही प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा जो सबको साथ लेके चलेगा, जो रिजल्ट देने वाला होगा, खास तौर से इन 5 विधानसभा के जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उनके अंदर। तो अब देख सकते हैं कि अब क्योंकि तस्वीर बिल्कुल सामने होती जाती है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, ऊपर से जो तय कर दिया जाता है वो नीचे तक मान्य होता है। बीजेपी की ये खास बात है, कहीं कोई विरोध के स्वर नहीं उभरते। नाम जरूर प्रपोज हुआ होगा, सीपी जोशी ने खुद ने भी नाम सुझाए होंगे, और जो संगठन के तौर पे भी नाम देखे गए होंगे, संघ से भी नाम लिए गए होंगे कि कौन हो सकता है जो संघ और बीजेपी के बीच में भी सेतु का काम कर सके। ऐसे नाम को तरजीह देते हुए उस नाम पर मोहर लगेगी। जी हेमंत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए न्यूज रूम से। हेमंत, सुबहट तो संगठन में बदलाव की शुरू हो गई है सीपी जोशी के इस्तीफे की पेशकश के साथ ही। क्या यह माना जाए आने वाले दिनों में सत्ता में भी बड़ा बदलाव हो सकता है? सुधीर जी ने ये बात पहले ही कह दी थी आखिरकार मनु की सत्ता में भी अभी कुछ संभावनाएं हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है। और खासतौर पर पिछले दिनों आपने भी देखा कि कैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना इस्तीफा दिया, और ये हालांकि माना जा रहा था लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था 7 सीटों को लेकर के, इनमें से अगर एक भी सीट आते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इसके बाद उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं अपने वचन पर कायम हूं, इस्तीफा दे दिया। लेकिन सियासी हलकों में इसके पीछे की कुछ और वजह भी है, और वो ये वजह मानी जाती है कि जो सत्ता का स्ट्रक्चर है, जो सरकार का स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ जो है वो विभागों को लेकर के असमंजस था, या कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराजगी थी, या फिर जो सोशल इंजीनियरिंग ठीक से नहीं हो पाई, इस तरह की चर्चा थी। लेकिन अब जब फिलहाल सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, और इससे पहले मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर रहे और उनकी मुलाकात लगातार कई बड़े नेताओं के साथ हुई, उसके बाद से ही यहां पर यह चर्चाएं चल रही थी कि राजस्थान में अब चूंकि देखिए मैंने कहा कि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने, खासतौर पर हरियाणा जहां पर आप देखेंगे कि सतीश पूनिया को प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी, तो पार्टी ने एक संकेत, एक संदेश दिया। अब संदेश और संकेत देने की बारी है राजस्थान में भी उपचुनाव को लेकर के, और जैसे कि पंचायती राज का जिक्र बाबूलाल भी कर रहे थे उसको लेकर के, तो जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर, बहुत अहम विश्लेषण हो रहा है। सीपी जोशी ने चूंकि इस्तीफे की पेशकश कर दी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से, और ऐसे में सीपी जोशी को माना जा रहा है कि दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सीपी जोशी की जगह कौन वो चेहरा होगा, इसको लेकर लगातार बड़ी खबर पर हमारी नजर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।